अस्सलाम वालेकुम। आज की पीएचपी की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम डेटाबेस को मतलब किस तरह डील करते हैं, डेटाबेस के साथ किस तरह काम किया जाता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमने जहाँ पर अपने जैम्प को इंस्टॉल किया था वहाँ पर जो है htdocs के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और अपनी जो भी वेबसाइट हम बनाएंगे अब हम उसी फोल्डर के अंदर काम करेंगे। आने वाली जितनी भी लैब्स होंगी उन तमाम लैब्स के अंदर। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं अपना जैम्प को ऑन करता हूँ। ठीक है, जैम्प ऑन होगा उसके अंदर मैं मतलब अपाची को और माइस्क्ल को स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, अब जहाँ पर आपने जैम्प को इंस्टॉल किया था, अगर आपने जैम्प को सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है तो आप सी ड्राइव में जैम्प के फोल्डर में जाएंगे। मैंने जो है ई ड्राइव के अंदर इसको इंस्टॉल किया हुआ है प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर। और जैम्प यहाँ पर, अब ये जो htdocs वाला फोल्डर है इसके अंदर आप वो फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर CS दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस CS फोल्डर के अंदर ही मैं अपना सारा का सारा काम करूंगा। यहाँ तक आपने सिर्फ इतना करना है। ठीक है, अब सबलाइम टेक्स्ट के अंदर मैं आता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट के अंदर आकर मैं यहाँ पर एक न्यू टैब बनाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक फाइल है, Ctrl+S दबाकर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं htdocs के फोल्डर के अंदर जाऊंगा। ठीक है, जो भी मेरा htdocs का फोल्डर होगा उसके अंदर जाकर मैं अपना CS के फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बना लेता हूँ। इंडेक्स डॉट सॉरी HTML नहीं, इंडेक्स डॉट PHP फाइल हमें यहाँ पर बनानी होगी क्योंकि हम PHP के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडेक्स डॉट PHP बना लेने के बाद में यहाँ पर हम बेसिक HTML का टैग लगाकर HTML का जो बेसिक कोड है वो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको सबको बात समझ में आ गई होगी। और टाइटल के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं होम पेज। ठीक है, और बाकी का जो काम हमें करना होगा वो यहाँ पे करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने इस CS के फोल्डर के अंदर मुझे मतलब जावास्क्रिप्ट का और CSS की जो बूटस्ट्रैप वाली फाइल है वो रखनी होगी। तो अगर आपको याद हो, शुरू की लैब्स के अंदर हमने CS4 वाले फोल्डर पे काम किया था जब हम प्लेन HTML के ऊपर काम कर रहे थे। तो मैं सिंपली इसी फोल्डर के अंदर जाकर यहाँ से CSS और JS वाले फोल्डर को कॉपी करके और अपने ये जो htdocs वाला फोल्डर है इसमें लाके रख रहा हूँ ताकि मुझे बूटस्ट्रैप की फाइल्स जो है बार बार निकालनी ना पड़े। तो अगर मैं CSS के फोल्डर में जाऊँ तो यहाँ पर bootstrap.min वाली जो CSS की फाइल है वो यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, और JS के फोल्डर में मेरे पास jQuery भी है और बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है वो भी यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है। इसके अलावा जो मेरी खुद की स्टाइल वाली फाइल है CSS की वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर अपने हेड के टैग के अंदर इन फाइल्स को यहाँ पर लिंक करवा देता हूँ। तो मैंने लिंक का टैग लगाया। लिंक के टैग के अंदर अब CSS के फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल रखी हुई है bootstrap.min.css। ठीक है, इसके अलावा इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो मेरी खुद की स्टाइल वाली फाइल है जो जिसके अंदर हम अपना काम करेंगे, जो हमने खुद से एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाई है वो हमने यहाँ पर लिंक करवा दी। सिमिलरली जहाँ हमारी बॉडी एंड हो रही है वहाँ पर हम स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। ये मैं बूटस्ट्रैप को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं वही काम कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर हम सोर्स का एट्रीब्यूट लगाएंगे। सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर ठीक है, और ये जो फाइल है यहाँ पर पहले हम jQuery की फाइल यहाँ पर लगाते हैं jQuery.js। ठीक है, और सेम चीज हम यहाँ से कॉपी करके अपनी जो बूटस्ट्रैप वाली जो मेन फाइल है उसको यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर मेरा जो बूटस्ट्रैप है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है इस पर्टिकुलर पेज के लिए जो अभी अभी हमने यहाँ पर ये बनाया है। तो बूटस्ट्रैप अभी यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक H1 का टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं हेडिंग लिख देता हूँ, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने मतलब गूगल क्रोम पर जाते हैं। ठीक है, अब हमें इसको रन करने के लिए हम डायरेक्टली नहीं चला सकते, इसको हमें किसी सर्वर पे चलाना होगा। तो जैम्प हमें लोकल होस्ट एक सर्वर देता है, तो उसके ऊपर हम अपने CS वाला जो फोल्डर हमने बनाया था
उसको यहाँ लिखकर एंटर करेंगे तो अब ये जो मेरे पास हेडिंग है ये मेरे पास आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो डिफॉल्ट हेडिंग होती है ये वैसे नहीं आ रही है, ये बूटस्ट्रैप वाली हेडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो सही से यहाँ पर वर्क कर रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरी CSS की फाइल के अंदर कुछ काम हुआ तो नहीं है। हाँ, इसमें हमने पहले काम किया था तो मैं इस फाइल को बिल्कुल ब्लैंक कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बिल्कुल नए सिरे से हमें काम करना है। अच्छा, तो बूटस्ट्रैप हमारा जो है सही से लग चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक W3 स्कूल के ऊपर जाता हूँ। मैं बहुत क्विकली काम करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं बूटस्ट्रैप 4 के ऊपर आकर यहाँ से जा रहा हूँ नेव बार के ऊपर। मैं एक जल्दी से नेव बार का जो कोड है वो यहाँ पर कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। तो नेव बार हमें चाहिए जिसके अंदर वो जो ये वाला जो बर्गर आइकन आ रहा होता है, ठीक है, इसको हमें यहाँ से चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके जल्दी से यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके मैं जल्दी से जो है स्टाइलिंग मतलब इसके इंडेंट को ठीक कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये नेव बार जो है हमारे पास आ गई है और इस वक्त जो है ये होपफुली रिस्पॉन्सिव नेव बार है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके लिंक्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर बटन के अंदर कोलैप्स हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। हम इसका जो है टाइटल चेंज कर देते हैं, कंप्यूटर साइंस इसको कर देते हैं, ठीक है। और इसको आप रिफ्रेश करते हैं तो ये आपकी जो नेव बार है ये बिल्कुल सही से काम कर रही है, ठीक है। और अगर हम इसके लिंक्स को भी थोड़ा सा सेट करना चाहें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा होम अबाउट। अभी हम लिंक्स वगैरह नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा काम आज की लैब के अंदर नहीं करने वाला हूँ। जब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इनके अंदर जो है HRF के अंदर इन पर्टिकुलर मतलब लिंक्स के एक्चुअल जो URLs होंगे वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। फिलहाल के लिए हमने एक बेसिक सी नेव बार बना ली है जो कि एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिव नेव बार है जो सही से काम करेगी और उनके हमने यहाँ पर नाम लिख दिए। अच्छा, अब इस नेव बार के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं PHP का एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेव बार है, अब ये जो नेव बार है ये हमारी तकरीबन हर पेज के ऊपर आएगी। जितने भी जैसे अबाउट का पेज होगा, कॉन्टेक्ट का पेज होगा या होम का पेज होगा, इसके अलावा जो भी पेजेस होंगे उन सबके ऊपर नेव बार आएगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हमारे पास 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस के ऊपर नेव बार आती है और कल को हमें कोई चेंज करना पड़ता है नेव बार के कोड में, तो हमें 10 जगह पर जाकर उस कोड को चेंज करना होगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए PHP के अंदर हमारे पास एक चीज आती है। मैं इस नेव बार के कोड को यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया, एक नया टैब बना दिया मैंने, ठीक है। नए टैब के अंदर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ इस फाइल को। अच्छा, अभी देखें हम XAMPP के अंदर htdocs के फोल्डर में कंप्यूटर साइंस यानी CS वाले फोल्डर में मैं यहाँ पर एक फोल्डर और बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक फोल्डर और इसके अंदर मैं इसका नाम रख रहा हूँ। नाम आप जो चाहे दे सकें, देना चाहे वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इंक्लूड्स के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा navbar.php, ठीक है। navbar.php के नाम से मैंने फाइल बनाई और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ लाकर मैंने इसको जो मेरा navbar का कोड था वो मैंने एज इट इज कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो navbar का कोड है वो एज इट इज मेरे सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। अब नेव बार का काम आपका खत्म हो चुका है। आपको सिंपली इंडेक्स वाली फाइल के अंदर जहां पर आपको नेव बार लगानी है वहां पर एक PHP का फंक्शन आता है। तो मैं यहाँ पर पहले PHP का टैग लगा लेता हूँ, PHP के टैग के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन आता है PHP का इंक्लूड के नाम से। इंक्लूड के अंदर जो है हम उस पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस दे देंगे जो हमारी कहाँ रखी हुई है। देखें अभी हम इंडेक्स फाइल पर हैं। इंडेक्स फाइल के साथ एक फोल्डर है जिसका नाम है इंक्लूड्स और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल रखी हुई है navbar.php, ठीक है। अब ये इंक्लूड बेसिकली समझ लीजिए कि PHP का एक फंक्शन है जिसका काम क्या है कि ये इंक्लूड करेगा इस फाइल को
इस पर्टिकुलर टैग की जगह पर, यानी ये जो टैग हमने लगाया है, इस टैग का मतलब ये है कि यहाँ पर navbar डॉट php के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो इस पर्टिकुलर टैग की जगह पर आकर रिप्लेस हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, वो इसकी जगह पर आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर navbar का कोड मौजूद है। अब इसको अलग फाइल बनाने का फायदा क्या होगा कि जहां पर भी हमें नेवबार का कोड चाहिए होगा वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ये लाइन लिखेंगे और नेवबार ऑटोमेटिकली इसका कोड जो है पूरा का पूरा इसकी जगह पर आ जाएगा। अब हमें ये लाइन अगर हमने 10 जगह पर लिखी हुई है तो अगर हमें चेंज करना पड़ता है तो हमें सिर्फ इस फाइल में जाकर चेंज करना होगा और वो जो चेंज होगा वो इस 10 जगह पर जाकर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस तरह हम एक्सटर्नल सीएसएस का जो हमारे पास फायदा था, एग्जैक्टली वही फायदा जो है हमारे पास से इंक्लूड का भी है। तो होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी कि आपको कोड जो है बार बार करना नहीं पड़ेगा, इस तरह आपके पास एफिशिएंसी आपकी कोड की बढ़ जाती है और एरर आने के चांसेस जो है बहुत कम इसकी वजह से आपके पास हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि आप अपने जो वो कोड्स जो बार बार इस्तेमाल होने वाले हैं उनको आप एक अलग फाइल बनाकर इंक्लूड करवा दें ताकि वो आपके पास सही से काम करें। मैं इसको सेव करता हूँ, देख लेते हैं कोई एरर ना हो हमारे पास। तो ये नेवबार हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली आ रही है, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये नेवबार जो है सही से यहाँ पर इंक्लूड हो रही है। सेकंड चीज, अब यहाँ पर जो है हम एक जम्बोट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। जम्बोट्रॉन क्यों? क्योंकि जम्बोट्रॉन हमें मतलब एक हेडर टाइप की कुछ इस तरीके की चीज बनानी है। तो सिंपली मैं जम्बोट्रॉन का कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और अपने मतलब ये जो मेरा नेवबार है इसके नीचे यहाँ पर जम्बोट्रॉन वाला जो काम है यहाँ पर हम कर लेते हैं और यहाँ पर मैं क्विकली लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और बस ठीक है, ये इसके पी टैग के अंदर यही ठीक है। मैं अपनी यहाँ आकर देखता हूँ होम पेज के ऊपर, तो ये मेरे पास जम्बोट्रॉन आ गया। अब इसकी जो ये जो पैडिंग है ऊपर और नीचे से बहुत ज्यादा आ रही है, तो बूटस्ट्रैप की क्लास हमारे पास होती है पी वाई के नाम से। पी वाई क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ P-0 तो इसका मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ पैडिंग इसके अंदर 0 हो जाए, ठीक है। तो इस जम्बोट्रॉन के अंदर जितनी भी पैडिंग है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने इसके ऊपर P0 लगाया, यहाँ अगर मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी पैडिंग जो है चारों तरफ से खत्म हो गई है। इसी तरह हमारे पास एक चीज होती है P-X और P-Y। अगर मैं P-Y करता हूँ तो ये Y एक्सिस यानी टॉप और बॉटम की जो स्पेसिंग है उसकी हम बात कर रहे हैं, टॉप और बॉटम की P-Y यानी Y एक्सिस की। और अगर हम P-X लिखेंगे तो वो X एक्सिस पे यानी लेफ्ट और राइट की पैडिंग की बात करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ P-Y जो है 3। हमने X वाली पैडिंग को छेड़ा नहीं है, तो X वाली पैडिंग वैसे ही रहेगी। ये भी कम लग रही है मुझे, इसको हम 4 कर देते हैं। हाँ, तो अब ये तकरीबन हमारे पास जो है एक अच्छा सा लुक इसके अंदर आ रहा है कि जम्बोट्रॉन के अंदर जो पैडिंग थी वो हमने थोड़ी सी वाई एक्सिस के ऊपर कम कर दी है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि पैडिंग किस तरह काम करती है। इसी तरह अब ये जम्बोट्रॉन भी हमें बार बार इस्तेमाल करना है, तो मैं एक यहाँ पर नई फाइल बनाता हूँ, Ctrl+S करता हूँ इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर, और इसका नाम फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ header.php, ठीक है। यहाँ पर जम्बोट्रॉन का कोड कॉपी करके यहाँ पर मैंने इसको सेव करवा दिया, ठीक है, और एग्जैक्ट सेम लाइन को मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और इसका नाम जो मैंने वहाँ पे फाइल का नाम दिया था header.php। तो अब देख लेते हैं कोई एरर ना हो हमारे पास। तो ये फाइल भी हमारे पास सही से लोड हो चुकी है, ठीक है। अब तीसरी चीज मुझे क्या करनी है यहाँ पर, एक मैं यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स मतलब क्या कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक नई फाइल ही बना लेता हूँ डायरेक्टली और इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ boxes डॉट php, ठीक है। अब boxes डॉट php के अंदर मैं यहाँ पर एक div लेता हूँ, ठीक है, और इस div को मैं देता हूँ क्लास कंटेनर। फिर एक div मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और यहाँ पर इसको हम देते हैं क्लास रो, और यहाँ पर फिर एक div लेते हैं और इस div को मैं क्लास दे रहा हूँ यहाँ पर कॉल। कॉल कॉलम हम इसको देते हैं यहाँ पर कॉल md।
4 हम देते हैं। अब डिफरेंट हम कॉलम्स के ऊपर काम करेंगे और यहाँ पर फिर मैं एक और डिव बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्लास देता हूँ बॉक्स के नाम से, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर हम अपना काम करेंगे। बॉक्स के अंदर मेरे पास एक हेडिंग होगी H2, ठीक है, और इस हेडिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर सर्विसेज लिख रहा हूँ, और एक पी टैग होगा, ठीक है, मैं इसके अंदर लॉरम एप्सम का 20 कैरेक्टर्स का जो है एक टेक्स्ट दे रहा हूँ, और यहाँ पर एक बटन होगा, ठीक है, बटन के ऊपर आप लिख देते हैं फॉर एग्जांपल क्लिक मी, ठीक है, क्लिक में लिख दिया आपने। इसके अलावा बटन को बूटस्ट्रैप की क्लास दे देते हैं ताकि एक थोड़ा सा अच्छा बटन हो जाए, btn प्राइमरी, ठीक है, कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया है। अच्छा, इस फाइल को अब मैं लिंक करवा रहा हूँ अपने इंडेक्स फाइल के साथ, तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ लाकर जो है बॉक्सेस, होपफुली आपको इंडेक्सेस वाला ये जो इंक्लूड वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब मैंने बॉक्सेस वाली फाइल बनाकर यहाँ पर अपनी इंक्लूड करवा दी है boxes.php। अब इसको चलाकर देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक बॉक्स की शेप के अंदर यहाँ पर एक क्लिक में इसको आ रहा। अब इसकी हम करते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग। स्टाइलिंग करने के लिए हम अपने style.css के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने style.css यहाँ पर लिंक करवाई हुई है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ बॉक्स जो क्लास मैंने बनाई है। अब ये बॉक्स क्लास मैंने कहाँ बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो यहाँ तक जो हमने क्लासेस इस्तेमाल की थी इन तीनों डिव में, वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस थी। ये जो क्लास हमने अभी बनाई है, ये क्लास हमने खुद से बनाई है, और इस क्लास को हम स्टाइल कर रहे हैं यहाँ पर अपने मतलब CSS के अंदर। यहाँ पर अब इस बॉक्स को जो है हम स्टाइल करेंगे, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर, अच्छा मैं इसको बॉर्डर देना चाह रहा हूँ। पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं जो है एक वेबसाइट जो है ऑन कर लेता हूँ, फ्लैट UI कलर्स, ताकि हमें कलर अच्छे से मिल जाए। तो ये इतना देर क्यों ले रही है, फ्लैट UI कलर्स को मैंने खोला, और यहाँ से मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला कलर चाहिए, ठीक है, बॉर्डर के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये कलर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं पैडिंग थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। इसके अलावा मुझे चाहिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं कि कैसा हमारा दिखेगा बॉक्स, ठीक है। तो मैं इधर आकर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, कंट्रोल F5 किया, ठीक है। तो अब ये आपके सामने देखें, ये एक बॉक्स अच्छा सा आ गया है। इसको थोड़ा सा और हमें करना होगा। मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बटन मुझे अभी इस वक्त सही नहीं लग रहा है, तो इस बटन को जो है हम बॉक्सेस वाली क्लास में जाकर, एक बूटस्ट्रैप की क्लास और है, एक तो हमने दिया है BTN, एक BTN प्राइमरी, और इसके अलावा एक और क्लास होती है BTN ब्लॉक के नाम से। BTN ब्लॉक इस बटन को डिस्प्ले ब्लॉक दे देगा, और ये जो बटन है हमारे पास फुल स्क्रीन के ऊपर, फुल मतलब जो भी हमारा कंटेनर होगा, जो हमारा जैसे कॉल MD है, तो इसके अंदर ये फुल विड्थ के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर मैं आपको कुछ आइकन्स लगाने के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आइकन लगाना मैं आपको शायद मतलब अपने HTML की क्लासेस के अंदर भूल गया हूँ कि आइकन हम किस तरह लगाते हैं। तो देखें, आइकन लगाने के लिए ना हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है फॉन्ट ऑसम के नाम से। तो यहाँ पर जो है हम एक न्यू टैब ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, और इस न्यू टैब के अंदर हमारे पास एक वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम के नाम से। फॉन्ट ऑसम के नाम से ये वेबसाइट है। इस फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट के ऊपर आप जाना है आपको, और आपको जो है अपना अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा। पहले इस वेबसाइट के अंदर अकाउंट को बनाने का मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी, ये डायरेक्टली हमें एक लिंक प्रोवाइड करते थे। उस लिंक को हम अपने वेब पेज में लगाकर
इनके जितने भी आइकन्स हैं, आइकन से मेरा क्या मुराद है, जैसे ये वाला आपको ये जो तीर का निशान आपको नजर आ रहा है, ये स्टार आपको नजर आ रहा है, ये इस तरीके का रॉकेट आपको नजर आ रहा है, ये डिफरेंट आइकन्स आपके पास है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो इस तरह के आइकन्स को इस्तेमाल करने के लिए पहले ये वेबसाइट जो है हमें एक लिंक प्रोवाइड करती थी, उस लिंक को हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करवाते थे और फिर इनके तमाम जो भी फ्री आइकन्स हैं उनको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। इसके लिए आपको पहले अपना जो है एक अकाउंट बनाना होता है। तो आप यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री पे जाएंगे। स्टार्ट फॉर फ्री पे जाएंगे तो ये आपसे जो है पूछेगा कि आप आपकी ईमेल एड्रेस क्या है। मतलब आप ये देख लीजिएगा, बहुत सिंपल इनका तरीका है आपके अकाउंट को क्रिएट करने का। तो मैं यहाँ पर, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पर अपने अकाउंट से लॉगिन हो रहा हूँ। अकाउंट से लॉगिन होने के बाद जो है अब अकाउंट से लॉगिन होने के बाद यहाँ से आप जाएंगे किट्स के अंदर। मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक किया है, जो मेरा ये अकाउंट है इसके ऊपर, यहाँ पर किट्स में आप जाएंगे। किट के अंदर जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, ये आपकी किट है जो आपको ये फ्री के अंदर दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ये लिंक आपको मिल गया है, इस लिंक को आप कॉपी कर लेंगे। ये लिंक आपका कॉपी हो गया है और इस लिंक को आप अपनी जिस पेज के ऊपर भी मतलब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उस पेज के ऊपर जाकर इस तरीके से आप पेस्ट कर देंगे। तो अब फॉन्ट ऑसम का ये जो लिंक है ये आपके पास आपके वेब पेज के ऊपर एम्बेड हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एक यूआरएल, ओरिजिनल ऑनलाइन यूआरएल है, तो इसके जब भी आप आइकन्स वगैरह को चेक करेंगे तो आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, वरना फिर वो आपके आइकन्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो ये आइकन्स इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जो है इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। तो सिंपली आपको आइकन्स इस्तेमाल करने के लिए इस पर्टिकुलर लिंक की जरूरत है और ये लिंक आपको फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के बाद आराम से मिल जाएगा। अब जो है इस आइकन को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, तो आप जो भी आइकन आप सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्विस। सर्विस से रिलेटेड जितने आइकन्स इनके पास होंगे वो ये यहाँ पर आपको शो करके दे देगा। अब 16 मैचिंग रिजल्ट्स आपके पास आ गए। फ्री के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए तो जो भी फ्री आइकन्स आपके पास हैं वो यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप इनमें से कोई भी आइकन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं अभी, यहाँ पर H2 के नीचे मैं एक आइकन को इस्तेमाल करने लगा हूँ। ठीक है, अब आइकन को इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है कि ये वाला आइकन फॉर एग्जांपल आपको लगाना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इसका कोड है, ये जो है इसका कोड है, इसको आप यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ये अब आपके पास कॉपी हो चुका है। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपने आइकन लगाना है वहां पर लाकर आप इसको पेस्ट कर देंगे। बेसिकली ये काम किस तरह करता है, देखें, आपको सिंपली एक आई का टैग लगाना होता है आइकन के लिए। ठीक है, उसके अंदर आपको क्लास का एट्रीब्यूट लगाना होता है और अब हर आइकन के लिए डिफरेंट क्लास अवेलेबल है। यानी आप कोई आइकन लेंगे तो उसके ऊपर कोई और क्लास होगी, दूसरे आइकन पर कोई और क्लास होगी, तीसरे पर कोई और क्लास होगी। तो आपको ये क्लास बेसिकली इसके ऊपर लगानी होती है। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया और सेव किया। यहाँ आकर अपने होम पेज के ऊपर यहाँ आकर इसको रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं ये आइकन जो है मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोग के जहन में ये सवाल आ सकता है कि बेसिकली हम यहाँ पर इमेज का टैग भी तो इस्तेमाल कर सकते थे आइकन को लगाने के लिए। तो देखें, बेसिकली इमेज जो होती है ना उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और आइकन जो है बहुत ही सिंपल होते हैं। बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आइकन फॉन्ट ऑसम वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये नॉर्मली आपके टेक्स्ट की तरह ही काम कर रहे होते हैं। आप ये समझ लें कि बेसिकली आपका टेक्स्ट ही है। मैं इसको टेक्स्ट क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं अगर स्टाइल के टैग के अंदर जाता हूँ, स्टाइल वाली फाइल के अंदर यहाँ पर जाता हूँ, तो मैंने लिखा बॉक्स के अंदर, सॉरी बॉक्स के अंदर, यानी बॉक्स जो मेरी क्लास है उसके अंदर जो भी आई का टैग है, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज मुझे बढ़ाना है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि फॉन्ट साइज मुझे इसका करना है, फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है,
मैंने कहा कि बॉक्स की क्लास के अंदर जो आइकन है यानी जो आई का टैग है उसका मुझे फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करना है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे और बड़ा करना है, मैं इसको 50 कर देता हूँ। यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब ये आपके पास आइकन देखें, ये फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी के साथ चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसका फॉन्ट कलर भी चेंज करना चाहूँ तो मैं आराम से इसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट कलर के लिए हम कौन सा कलर यहाँ पे ले लें, तो मैं यहाँ से दोबारा जाता हूँ UI कलर इसके ऊपर, और ये वाला कलर मैं लेकर यहाँ पर फॉन्ट कलर इसका ये वाला लेकर और होम पेज पर आके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट कलर है वो भी आराम से चेंज हो गया है। अगर मैं इसको H1 के टैग के अंदर रखता हूँ, यानी अगर ये जो आई का जो हमारा टैग है इसको अगर मैं H1 के टैग में रखता हूँ तो ये H1 के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। अगर मैं इसको P टैग में रखूंगा तो जो P टैग की जो भी स्टाइलिंग इसके ऊपर हुई हुई होगी वो ऑटोमेटिकली इस I टैग के ऊपर भी हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो I का टैग है ये नॉर्मली आपके पास फॉन्ट के साथ काम करता है और ये लोड होने में बहुत कम टाइम लेता है एज कम्पेयर टू इमेजेस। इमेजेस बहुत ज्यादा आपके पास स्पेस ले रही होती है, उसको आपको सेव भी करवाना होता है अपने सर्वर के ऊपर। लेकिन ये जो आइकन्स हैं ये आप फॉन्ट ऑसम के सर्वर से लेकर आ रहे हैं और ये बिल्कुल फॉन्ट्स की तरह ही काम करते हैं, इसीलिए आपको इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस रिक्वायर नहीं होती है। तो अब मेरे हिसाब से ये जो बॉक्स है हमारा ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी क्लास है कॉल MD4 वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको 3 दफा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब जो चाहे लिखना वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं सिंपली आपको समझाने के लिए बस दिखा रहा था कि बॉक्सेस आप किस तरह बनाएंगे। तो अब ये आपके पास जो है एक रेस्पॉन्सिव बॉक्सेस भी बन चुके हैं जो कॉल MD4 की क्लास के साथ हमने इस्तेमाल किए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट का आइकन चाहिए, इसको मैंने रिफ्रेश किया और सिंपली हम यहाँ से फ्री वाले आइकन की तरफ जाएंगे क्योंकि इस पे कुछ पेड भी होते हैं तो हमें पेड लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट के लिए फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से अगर कॉपी करूँ, चलो ये खुल रहा है, इसको मैंने कॉपी किया और ये जो मेरा कॉन्टैक्ट वाला था इसके आई को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, और दोबारा से बैक जाते हैं और ये वाला जो है हम अबाउट वाले के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने ये अबाउट वाले को पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप आइकन देख लीजिएगा, अब ये परफेक्ट आइकन नहीं है सर्विसेज के लिए, कांटेक्ट के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी आपके सामने देखें ये आइकन जो है नजर आ रहे हैं। तो अभी हमने नेव बार बना दी है, यहाँ पर एक जम्बोट्रॉन लगा दिया है, बॉक्सेस हमने यहाँ लगा दिए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर कैरोसेल भी लगाना चाह रहा हूँ। तो क्विकली जो है मैं कैरोसेल के ऊपर आता हूँ। कैरोसेल मैंने लिया और कैरोसेल का जो कोड है वो जल्दी से मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और कैरोसेल के लिए मैं एक अलग से यहाँ पर टैब बना देता हूँ। Ctrl+S करते हैं, इंक्लूड्स के फोल्डर में हम मौजूद हैं। मैं इसको यहाँ पर बल्कि इसको स्लाइडर लिख देते हैं, slider.php। स्लाइडर और कैरोसेल एक ही बात है, तो मैं इसमें यहाँ पर slider.php लिख देता हूँ और यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो इमेजेस इन्होंने इस्तेमाल की हैं ये इमेजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी, तो हमें इमेज चाहिए। तो इमेज हम कहाँ से लेकर आएंगे, इमेजेस में ये वाली इमेजेस सही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, मेरा जो जैम्प का फोल्डर है इसमें मैंने कहीं और यहाँ पर SSM वाले फोल्डर में IMG, हाँ ये वाले तीनों इमेजेस को मैं कॉपी कर रहा हूँ और जो हमारा CS वाला फोल्डर है इसके अंदर यहाँ पर एक फोल्डर और बना देते हैं इमेजेस का। उसमें जाकर मैंने ये कैरोसेल 1, कैरोसेल 2, कैरोसेल 3 और इन तीनों की जो टाइप है वो JPEG है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा सबलाइम के ऊपर आता हूँ
और इस कैरोसेल के अंदर, ये जो बूटस्ट्रैप वालों का कैरोसेल है, इसके अंदर 3 इमेजेस इस्तेमाल की गई हैं। तो अब पहली जो इमेज है, इमेजेस के अंदर कैरोसेल 1.jpg, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर पेस्ट किया। अब ये जो है आपके पास 3 है और ये आपके पास 2 है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको हम इंक्लूड करवा लेते हैं बॉक्सेस के बाद। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करके slider.php, ठीक है, और अपने होम पेज पर आकर इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका स्लाइडर आ गया है और ये स्क्रीन के ऊपर पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन ये सही तरीके से इस पर काम जरूर कर रहा है। तो एक तो हमें करना है कि बॉक्सेस के यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन इसको देनी है ताकि ये थोड़ा नीचे की तरफ आए, और हमें इमेज को फुल स्क्रीन के ऊपर लेकर आना है। तो हम स्लाइडर के ऊपर चलते हैं दोबारा। यहाँ पर जो है एक क्लास हम लगा देते हैं, ये जो क्लास लगी हुई है स्लाइडर के ऊपर ही, क्लास हम यहाँ लगा देते हैं मार्जिन टॉप। तो बूटस्ट्रैप की क्लास है एम टी मतलब मार्जिन टॉप, और इसको मैं दे देता हूँ 3। कंट्रोल एस करके सेव किया, यहाँ आकर रिफ्रेश करके देखते हैं तो 3 के ऊपर थोड़ा कम मार्जिन आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम कर देते हैं MT5, ठीक है। तो अब ये जो है मार्जिन अच्छा खासा आ गया। स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर मैं वक्त बचाने के लिए इसको डायरेक्टली मतलब विद 100% दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आए और ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीटली तौर पर बिल्कुल सही जो है ये एक अच्छा सा आपका स्लाइडर बन चुका है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप बूटस्ट्रैप वालों का स्लाइडर इस्तेमाल करें तो जो आप इमेजेस इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे उन इमेजेस की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक इमेज की हाइट जो है वो कुछ हो, दूसरी इमेज की हाइट कुछ हो। तो जैसे ही यहाँ से इमेज चेंज होगी तो आपकी जो वेबसाइट है वो ऐसा मूव होगा कि उसका स्क्रॉल बार थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है उसकी हाइट की वजह से। अगर इन तीनों की हाइट सेम होगी तो ये कंप्लीटली तौर पर मतलब एक स्टैटिक आपको स्लाइडर बना हुआ नजर आएगा। अदरवाइज जो इसकी हाइट की वजह से काफी बार ये जो है प्रॉब्लम आपके पास करता है। तो अब ये अच्छा खासा मतलब एक छोटी सी एक वेबसाइट हमने तैयार कर ली है। इसके बाद एक फुटर भी ऐड कर देते हैं क्विकली। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है फुटर के नाम से footer.php, क्योंकि फुटर भी हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए हम इसको जो है एक अलग फाइल दे रहे हैं footer.php। और यहाँ पर हम एक क्लास ले लेते हैं, क्लास देकर हम इसको देते हैं कंटेनर। और यहाँ पर जो है हम इसको क्लास देते हैं रो, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्लास दे देते हैं डिव क्लास कॉल MD12 ही दे देते हैं इसको, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि फुल स्क्रीन के ऊपर आए। और यहाँ पर बेसिकली लिख देते हैं कॉपीराइट, कॉपीराइट कंप्यूटर साइंस 2021, ठीक है। और हाँ, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। बल्कि ऐसा काम करना होगा हमें इसके अंदर कि इसको जो है एक डिव और देते हैं ताकि हम इसके ऊपर स्टाइल कर सकें। मैं यहाँ पर एक डिव और दे रहा हूँ, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ फुटर।
ठीक है, और यहाँ पर आकर अपनी स्टाइल वाली फाइल के अंदर आकर, अच्छा पहले मैं इसको ऐड करवा दूं। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर footer.php लेकर आ जाते हैं। ठीक है, स्टाइल वाली फाइल के अंदर आकर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमने जो क्लास बनाई है फुटर, उसका जो कलर हमें चाहिए, कलर के लिए हम इस वेबसाइट पर आते हैं, ये वाला डार्क कलर मुझे चाहिए होगा, तो यहाँ से मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लिख दिया, और पैडिंग हम इसको दे देते हैं, पैडिंग मुझे ऊपर और नीचे से 20 पिक्सल चाहिए, और लेफ्ट और राइट से 10 या ज़्यादा कर देते हैं, अराउंड 40। ठीक है, अब चला कर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया, तब आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये कॉपीराइट आ गया। ठीक है, और इसकी मेरे ख्याल में ये ज़्यादा हो गई है, 15 कर देते हैं, और इसका जो कलर है वो हम वाइट कर देते हैं, यानी फॉन्ट कलर जो है यहाँ से हम इसको वाइट कर देते हैं। तो ये आपका जो है कॉपीराइट जो है एक, आप जो चाहे इसके अंदर लिखना वो आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली एक वेबसाइट का जो बेसिक लेआउट होता है वो तकरीबन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब चलते हैं लॉगिन फॉर्म के ऊपर। तो अपनी जो है, मैं ये जो हमारी नेव बार है मैं उसके अंदर आ रहा हूँ। नेव बार वाला जो हमने कोड किया था, देखो अब मुझे नेव बार में चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं डायरेक्टली एक ही दफा फाइल में चेंज करूंगा, और जहां जहां मैंने इंक्लूड किया होगा नेव बार वाली फाइल को वो वहां पर हो जाएगा। तो मैं एक एल टैग को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर इसका नाम मैं यहाँ पर रख रहा हूँ लॉगिन। ठीक है, और इसका मैं यूआरएल दे देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल के अंदर हम इस फाइल को अभी बनाने वाले हैं, तो मैं इसका यहाँ पर नाम दे रहा हूँ लॉगिन डैश फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अब ये लॉगिन फॉर्म, लॉगिन वाले इसके ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो वो जाएगा लॉगिन डैश फॉर्म वाले पेज के ऊपर। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। अभी फिलहाल हमें इन फाइल्स की जरूरत नहीं होगी, तो इनको हम यहाँ से काट देते हैं, और नेव बार वाली फाइल की भी फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं होगी, इसको भी मैं यहाँ पे काट रहा हूँ अभी। ठीक है, और एक नई फाइल हम क्रिएट करते हैं, इस पूरे इंडेक्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और इस नई फाइल के अंदर ये जो हम अभी बनाने जा रहे हैं इसको हम बनाएंगे XAMPP htdocs, जहाँ पर हमारी इंडेक्स फाइल है वहां पर। तो इसका नाम जैसे अभी मैंने लॉगिन डैश फॉर्म दिया था, वही हम यहाँ पर नाम रखेंगे लॉगिन डैश फॉर्म PHP, जो भी हमने नेव बार के अंदर लिंक दिया है। ठीक है, और इसको यहाँ पे सेव करवाएंगे, यहाँ पर आकर मैंने इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे फुटर की जरूरत होगी, हाँ ऑब्वियसली होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर स्लाइडर नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे बॉक्सेस नहीं चाहिए, और इसके अलावा हेडर वगैरह मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म का सिर्फ हमें इतना ही काम करना है, अब हमें इसमें नेवबार का कोड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आएगा, हेडर खुद ही आ जाएगा, फुटर खुद ही आ जाएगा, बस हमें जो फॉर्म का कोड है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब ये इतना हमने कर लिया है, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और अब ये लॉगिन का आपके पास एक लिंक आ चुका है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हमें लॉगिन फॉर्म, लॉगिन डैश फॉर्म, मैंने .php नहीं लिखा शायद इसमें ना, तो यहाँ पर htdocs में cs के फोल्डर में इंक्लूड्स, और ये जो नेव बार का कोड है इसके अंदर हम आकर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने शायद, हाँ ये लॉगिन डॉट, अब ये .php मैंने कर दिया। तो दोबारा आते हैं, यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो अब ये लॉगिन फॉर्म क्या हो गया, सेव नहीं हुआ है शायद, ये लॉगिन डैश फॉर्म PHP, कंट्रोल F5 में करता हूँ लॉगिन। हाँ, तो अब ये लॉगिन डैश फॉर्म .php आपके पास आ गया, आपके पास नेव बार आ रही है, हेडर आपका आ रहा है, फुटर आपका आ रहा है। अब बीच के अंदर जो है हमें अपने फॉर्म का कोड चाहिए, तो जल्दी से हम यहाँ पर आते हैं और फॉर्म्स के ऊपर चलते हैं बूटस्ट्रैप के, ताकि हमें एक रेस्पॉन्सिव फॉर्म मिल जाए। तो फॉर्म्स यहाँ पर कहाँ गए, बूटस्ट्रैप फॉर्म्स,
ये बूटस्ट्रैप फॉर्म्स आपके पास ये रहे, ठीक है। बूटस्ट्रैप फॉर्म के अंदर आपके पास जो है हमें यही वाला फॉर्म चाहिए, ईमेल पासवर्ड वाला। तो हम यहाँ से सिंपली इस फॉर्म को कॉपी करते हैं। इस फॉर्म को कॉपी करने के बाद हम अपने मतलब लॉगिन फॉर्म डॉट पीएचपी के ऊपर आ रहे हैं और हेडर और फुटर के बीच के अंदर हमें एक कोड चाहिए। तो हम हेडर और फुटर के बीच के अंदर ये फॉर्म का जो कोड है इसके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें इन्होंने यूज की हुई हैं, जिससे हमें यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा आपको जो है सही करके दिखाऊं इसकी स्टाइलिंग को, तो ये ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आपका एक फॉर्म का टैग है। फॉर्म के टैग के अंदर इन्होंने कुछ डिव्स इस्तेमाल किए हैं। पहला डिव है आपका ईमेल एड्रेस के लिए, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म ग्रुप है वो आपका पासवर्ड के लिए है, ठीक है। तीसरा जो है रिमेंबर मी वाले चेक के लिए, तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखो, ये आपका एक ईमेल एड्रेस के लिए इनपुट है, इनपुट टाइप ईमेल इसको दिया हुआ है, और क्लास ये बूटस्ट्रैप की क्लास से फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर, इसके अंदर एंटर ईमेल लिखा हुआ है, इसकी आईडी ईमेल दी हुई है। इसी तरह पासवर्ड वाले की इनपुट टाइप इन्होंने पासवर्ड दी है और एंटर पासवर्ड, और इसकी जो आईडी है PWD इन्होंने दी हुई है। आखिर के अंदर एक बटन है, बटन की जो टाइप है वो सबमिट दी हुई है। सबमिट टाइप देने का क्या मतलब है कि फॉर्म जब हम सबमिट करेंगे तो फिर क्या हो, इसीलिए यहाँ पर सबमिट जो है ये दी गई है। और BTN प्राइमरी और ये इस तरह करके इन्होंने ये सबमिट इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और अपने जो है लॉगिन पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। लॉगिन पेज को रिफ्रेश किया तो ये आपके सामने फॉर्म जो है आपके सामने आ चुका है। अब हमें सिर्फ इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो फॉर्म का हमारे पास टैग लगा हुआ है, इसको मैं क्लास देता हूँ लॉगिन फॉर्म के नाम से, ठीक है। स्टाइल करना चलते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म के अंदर हमें चाहिए, लॉगिन फॉर्म के अंदर हमें जो है इसकी विड्थ को कम करना है। पहली चीज हमें इसकी विड्थ को कम करना है, तो हम पहले तो ऐसा करते हैं, इसको एक बॉर्डर देते हैं। तो मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर वही वाला बॉर्डर देते हैं जो अभी हमने ऊपर कहीं दिया था, पता नहीं कहाँ दिया था, बॉक्स के अंदर दिया था। जब आप किसी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होते हैं तो कोशिश करके आपको एक ही जैसी स्टाइलिंग को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है। अब बॉर्डर लगाने के बाद हमें पैडिंग भी देनी पड़ेगी, वरना वो इसके साथ बिल्कुल ही मतलब एक साथ ही वो चिपक जाएगा। तो पैडिंग ऊपर और नीचे से मैं इसको दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल अराउंड 30 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से इसको हम दे रहे हैं 50 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं। यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो बॉर्डर आ गया है, ऊपर नीचे से स्पेस ठीक है, लेफ्ट और राइट से भी ठीक है। अब हम इसको देते हैं इसकी विद मैं इसको दे रहा हूँ कि 40% ऑफ द स्क्रीन के ऊपर ही आए, यानी कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर ना हो, ये 40% ऑफ द स्क्रीन के ऊपर मुझे नजर आए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपकी जो स्क्रीन के 40% हिस्से के ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस हम उतना ही देंगे जितना हमने बाकी जगह पे दिया था, 10 पिक्सल का है, तो हम इसको 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस रहने देते हैं। यहाँ आकर रिफ्रेश किया तो ये थोड़ा सा कर्व हो चुका है। अब हमें इस फॉर्म को सेंटर में लाने की जरूरत है। तो सेंटर में लाने के लिए फॉर्म को हम दोबारा अपने लॉगिन फॉर्म पे चलते हैं, और यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लास है जो किसी भी चीज को सेंटर में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका नाम है mx ऑटो। अब mx के बारे में मैंने अभी आपको जैसे पी एक्स और पी वाई के बारे में बताया था, इसी तरह मार्जिन एक्स है। ये मार्जिन एक्स का मतलब क्या है कि लेफ्ट और राइट से जो मार्जिन है वो ऑटो हो जाए, और इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक बनाएंगे, डी ब्लॉक। अगर आप बूटस्ट्रैप में किसी भी चीज को सेंटर में लेकर आना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसको क्लास दे देते हैं mx ऑटो डी ब्लॉक। तो ये आप जब करेंगे तो ये जो आपका फॉर्म है ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ चुका है। प्लस अब आपको क्या करना है
कि इसके नीचे अब आप देखें तो मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर मार्जिन की भी जरूरत है। तो हम यहाँ से लिखते हैं एम मार्जिन सॉरी बॉटम एम बी हम लिखेंगे और इसको हम दे देते हैं 5 दे देते हैं, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा। तो अब ये आपके पास एक अच्छा सा जो है ये तैयार हो चुका है। आपका जो लॉगिन फॉर्म है वो तकरीबन अब रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है अपने जो मतलब इसके ऊपर लॉगिन हो सकते हैं। और अगर हम चाहें तो उसको यहाँ पर BTN ब्लॉक भी दे सकते हैं ताकि ये जो है हमारे पास एक कंप्लीट जो है इस विद के ऊपर हमारा जो बटन है वो तकरीबन यहाँ तक आ जाए। तो होपफुली यहाँ तक जो हमने काम किया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक वेबसाइट हमने किस तरह बनाई है, इसके अंदर हमने इंक्लूड का इस्तेमाल किस तरह किया है, लॉगिन जो हमने बनाया है फॉर्म ये किस तरह बनाया है। अब इसके अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं वो हम मतलब जब हम डेटाबेस अपना क्रिएट करेंगे उसके अंदर जब हम टेबल बनाएंगे तो इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो होपफुली इतना अच्छा जो डिजाइनिंग अभी हमने की है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक पेज और बनाने जा रहे हैं। वो पेज वो होगा जिसके अंदर आप लॉगिन होने के बाद जाएंगे, यानी लॉगिन होने के बाद आप जिस पेज के ऊपर जाएंगे। तो ऐसा मैं अपने फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। फोल्डर के अंदर हम आ गए। यहाँ पर मैं एक फोल्डर और बनाता हूँ। फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया है जिसका नाम मैंने रख दिया है एडमिन, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, यूजर आपने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल या एडमिन दे दिया। तो मैं यहाँ पर एडमिन दे रहा हूँ कि जब कोई बंदा लॉगिन होगा तो वो एडमिन के फोल्डर के अंदर जाएगा और एडमिन के फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी होगी। उस फाइल का मैं नाम यहाँ पर सेव करवा रहा हूँ। इस फाइल का नाम होगा एडमिन के फोल्डर के अंदर, इस फाइल का नाम होगा dashboard.php, ठीक है। dashboard.php इस फाइल का नाम होगा, ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद अब लॉगिन किस तरह होंगे वो हम नेक्स्ट लैब के अंदर देखेंगे कि हम डेटाबेस के साथ किस तरह डील करते हैं। फिलहाल इस लैब के अंदर हम अपनी कंप्लीट डिजाइनिंग करके रख लेते हैं ताकि अगली लैब के अंदर जब हम सिर्फ और सिर्फ PHP का कोड करेंगे उस वक्त हमें डिजाइनिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम dashboard.php के ऊपर आ गए। इसके हम कोड को करेंगे तो मैं सिंपली यहाँ से ये कंप्लीट इंडेक्स वाला जो पेज है यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखें इसमें हमें यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि हम इसके अंदर बिल्कुल नया स्टाइल करेंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि देखें जो ये वाली जो हमारे पास फाइल्स हैं जैसे ये bootstrapmin.css है और style.css है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं अगर ये जो हम जब इंडेक्स वाले पेज के ऊपर मौजूद थे उस वक्त हमने इसको लिंक दिया था CSS के फोल्डर में जाओ और इसके अंदर बूटस्ट्रैप वाली फाइल है, इसके अंदर हमारी स्टाइल वाली फाइल है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर फोल्डर में जाओ और इसके अंदर हमारी jQuery की और जावास्क्रिप्ट वाली बूटस्ट्रैप की फाइल मौजूद है। लेकिन अब हम इन एडमिन के फोल्डर के अंदर जा चुके हैं। एडमिन के फोल्डर के अंदर यहाँ पर कोई CSS का फोल्डर नहीं है, कोई जावास्क्रिप्ट का फोल्डर नहीं है। तो अगर अभी मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पर रन करने की कोशिश करूँ ना ये वाले dashboard.php को, तो यहाँ पर आपके पास ये बूटस्ट्रैप की फाइल जो है ये ऐड हुई भी नहीं आएगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका लिंक जो है वो लिख रहा हूँ। जो हमारा CS का फोल्डर है उसके अंदर एक एडमिन का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास एक फाइल है dashboard.php। ये मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका लिंक अभी हमने कहीं पर भी अपने वेबसाइट में दिया नहीं है, इसलिए मुझे डायरेक्टली इसका पाथ लिखना पड़ रहा है। तो CS जो हमारा मेन फोल्डर है इसके अंदर एडमिन का फोल्डर है, उसके अंदर dashboard.php रखी हुई है। तो dashboard.php में गया तो इसकी जो आप देख सकते हैं कि ये डिफॉल्ट हेडिंग्स आ रही हैं जो ब्राउजर की तरफ से हमें दी जाती है। बूटस्ट्रैप इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? क्योंकि dashboard.php जहां पर पड़ी हुई है वहां पर ना कोई CSS का फोल्डर है ना वहां पर कोई जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है। तो इसका मतलब इसको ये वाली जो फाइल्स हैं ये मिली ही नहीं है अभी तक। तो अब हम एक स्टेप पीछे जाने के लिए, यानी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फाइल है ये जब हम एडमिन के फोल्डर में, मैं चाह रहा हूँ एक फोल्डर ये पीछे जाए
हमारा ब्राउजर खुद, और फिर वो एक फोल्डर पीछे जाने के बाद CSS और JS के फोल्डर में जाकर इन फाइल्स को इंक्लूड करे। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए हमारे पास HTML के अंदर तरीका होता है, आप लिखते हैं ./, ठीक है। डॉट का मतलब ये है कि आपने इसको एक फोल्डर पीछे जाना है और फिर वहां पर आपको CSS का फोल्डर मिलेगा, उसमें से आपको ये वाली फाइल लिंक करवानी है। इसी तरह यहाँ पर भी आप करेंगे ./, यहाँ पर भी ./, और यहाँ पर भी आप ./, करेंगे। तो अब क्या होगा ये फाइल तमाम के तमाम आपके पेज के साथ लिंक हो जाएंगी। और अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बूटस्ट्रैप जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसके ऊपर बूटस्ट्रैप वाली क्लासेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। पहले ये जो फाइल थी ये इसको मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि हम डैशबोर्ड यानी एडमिन वाले फोल्डर के अंदर मौजूद थे, इस वजह से। तो ये डॉट का काम भी बहुत ज्यादा आपके पास आ सकता है आपकी जब भी आप मतलब वेब डिजाइनिंग या कुछ भी आप कर रहे हो उस वक्त। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि इसी चीज को यहाँ से मतलब हम क्योंकि ये क्लास काफी लंबी हो गई है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास के ऊपर रखूंगा। अब ये वाली जो डैशबोर्ड की जो डिजाइनिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर इसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम डेटाबेस के अंदर जो भी चीजें हमें रिक्वायर है वो बनाकर पूरा एक लॉगिन सिस्टम तैयार करेंगे। उसके बाद फिर आने वाले जो क्लासेस होंगे उसके अंदर हम इंसर्ट कैसे करते हैं डेटाबेस के टेबल में, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को, वो तमाम चीजें देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको जो कुछ इस लैब के अंदर मैंने किया है उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया है तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट भी बना सकते हैं। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की लाजमी सी बात है जरूरत होगी, प्रैक्टिस के बगैर ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।